जो जेल में बंद होती है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि जितने भी जेल के पुलिस वाले होते हैं वो उस लड़की को देखने के लिए, उसको अपने साथ में बिठाने के लिए, उसे अपने साथ कोर्ट रूम में ले जाने के लिए परेशान होते हैं। अब वो लड़की जब कोर्ट रूम में जाया करती है, जिस गाड़ी में कोर्ट रूम जाती है, तो जब उसे पुलिस वाले कोर्ट रूम में ले जाते हैं तो उसे वो लोग अपने पास आगे बैठाया करते हैं। सारे कैदी गाड़ी के पीछे होते हैं, पर वो पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़की को आगे ड्राइवर के पास जो सीट होती है जहां पर पुलिस वाले बैठ करके जाते हैं, उस लड़की को उस जगह पर बैठाया करते हैं। दरअसल दोस्तों कि वो लड़की जब कोर्ट से, जब जेल से बाहर निकलती है तो वो पुलिस वालों से कहती है कि हमें हमारे घर पर बात करना है, हमें अपना फोन दे दीजिए। पुलिस वाले उसे अपना फोन देते हैं, पर उसके बदले में वो उसके शरीर को जहां कहीं भी उनकी इच्छा होती थी वहां हाथ लगा देते थे। कभी उसके गालों को टच करने लगते थे तो कभी उसके सीने को टच करने लगते थे। इस तरीके से गंदी गंदी हरकतें उस लड़की के साथ में करते रहते हैं, पर वो लड़की इस चीज का कभी विरोध नहीं करती, क्योंकि उसके बदले में वो उसे फोन देते थे और उस फोन से वो लड़की अपने घर पर बात करती थी। दरअसल दोस्तों वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत, उसके आगे ऐश्वर्या राय और कटरीना कैफ जैसी हीरोइनें तक फेल होती हैं। इसलिए हर पुलिस वाला उस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए होड़ में लग जाता है और हर पुलिस वाला अपना फोन उसके लिए ऑफर करता है कि आप मेरे फोन से बात कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों आज की ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी बहुत ही रोचक है और इस कहानी का जो अंत है वो बड़ा ही दुखद होता है। आप लोग इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, तभी आप लोग इस कहानी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दरअसल दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी की शुरुआत होती है राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में एक लड़का अपनी माँ से एक दिन कहता है कि माँ मुझे एक घड़ी लेना है। तब उसकी जो माँ होती है वो अपने बेटे से कहती है कि आपके पास में तो बहुत सारी घड़ियां हैं, फिर भी आप एक घड़ी लेना चाहते हो। वो लड़का कहता है कि हाँ माँ मुझे एक घड़ी और लेना है, और उस घड़ी की कीमत होती है 2.5 लाख रुपए। उसकी जो माँ होती है उसको 2.5 लाख रुपए देती है और वो लड़का अपने लिए एक घड़ी लेकर के आता है। वो लड़का जिसके पास में सैकड़ों घड़ियां, जूते हों या बेल्ट हों, पर्स हों, कपड़े हों, जीन्स हो, टी शर्ट हों, जितनी भी सारी चीजें होती हैं बहुत ही ब्रांडेड होती हैं और बहुत ही महंगी महंगी चीजें उस लड़के के पास में होती हैं। उस लड़के के जो पिता होते हैं वो बजाज कंपनी में एक बहुत बड़े ऑफिसर के पद पर तैनात होते हैं। उस लड़के की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, पर अचानक से कुछ दिन का समय बीतता है और कुछ दिन के समय बीतने के बाद में एक दिन उस लड़के की जो माँ होती है उनका देहांत हो जाता है। अब जैसे उस लड़के की माँ का देहांत होता है, उसकी उम्र वही 16 से 17 साल के आसपास होती है, तभी जो उसके पिता होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। अब जब उस घर में उस लड़के की दूसरी माँ आती है तो दूसरी माँ से उसे उतना प्यार नहीं मिलता जितना उसकी खुद की माँ से मिलता था, क्योंकि जो उसकी पहली माँ होती थी, जिस चीज की डिमांड वो अपनी माँ से कर देता था, जो चीज अपनी माँ से मांग लेता था, वो हर चीज उसकी माँ तुरंत उसे दे दिया करती थी। पर अब जो दूसरी माँ आती है वो माँ पुनीत नारायण से उतना प्यार नहीं करती है, और फिर धीरे धीरे पुनीत नारायण के जो पिता और माता होते हैं वो दोनों लोग पुनीत नारायण से झगड़ा करने लगते हैं, उसके खर्चों पर रोक लगाने लगते हैं। अब वो लड़का परेशान होने लगता है और परेशान होकर के वो दिल्ली के ही एक दूसरे जगह पर जाकर के रहने लगता है, एक पॉश इलाके में जाकर के रहने लगता है। अब वो लड़का जहां पर रहा करता है उसी मकान के बगल में एक महिला रहा करती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती के आगे ऐश्वर्या राय जैसे हीरोइनें भी फेल होती हैं। तभी एक दिन वो लड़का अचानक से 3 दिन जब गायब हो जाता है। अब वो महिला चुपचाप उस लड़के को देखा करती है, और लड़का भी देखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है, पढ़ा लिखा होता है। उस महिला का नाम होता है प्रिया। अब अचानक से जो पुनीत होता है वो 3 दिन के लिए गायब हो जाता है, और जैसे ही पुनीत 3 दिन के लिए अपने घर से कहीं चला जाता है और प्रिया को दिखाई नहीं देता तो प्रिया परेशान होने लगती है। और 3 दिन के बाद में जब पुनीत अपने घर पर आता है, प्रिया जो पुनीत की राह देख रही थी, चुपचाप पुनीत को देखने की कोशिश कर रही थी, वो तुरंत ही पुनीत के पास में पहुंच जाती है और पुनीत से कहती है कि आप
कहाँ चले गए थे? हम आपके बिना बहुत परेशान थे, हम आपको याद कर रहे थे। तो पुनीत प्रिया से बताता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो अस्पताल में एडमिट था। अब जो प्रिया होती है वो पुनीत के घर पर रह करके उसकी सेवा करती है, उसके खाने पीने का ख्याल करती है, उसकी हर चीज का ख्याल करती है, क्योंकि जो प्रिया होती है अपने पद से खुश नहीं होती। अब प्रिया एक दिन पुनीत से अपने प्यार का इजहार कर देती है और वो कहती है कि वो उसके साथ में रहना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। अब पुनीत जब प्रिया को देखता है तो प्रिया भी, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, अब वो दोनों पुनीत और प्रिया वहां से चुपचाप भाग जाते हैं और भाग करके वो दोनों लखनऊ शहर आ जाते हैं और लखनऊ के पास इलाके में रहने लगते हैं। पर अब उन लोगों के पास में कमाई का कोई जरिया नहीं था, पैसा नहीं होता है, और जो पुनीत होता है उसके खर्चे बड़े ही वीआईपी होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही बड़ा शौकीन होता है। महंगी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, इस तरीके के उसके सारे शौक होते हैं, पर उसके पास में पैसे नहीं होते हैं। तभी वो लखनऊ के दो लड़कों से उसकी मुलाकात होती है। अब वो जो दो लड़के होते हैं, वो दो लड़के पुनीत के लिए काम करने लगते हैं। वो अच्छी महंगी लग्जरी गाड़ियां चोरी करते हैं और चोरी करके वो पुनीत को देते हैं। पुनीत उन गाड़ियों को बेचता है और बेच करके अपने ऐशो आराम और अपने शौक पूरे करता है। और वो गाड़ी ऐसी नहीं होती, वो गाड़ी बड़ी ही महंगी होती है, करोड़ों में होती हैं, लाखों में होती हैं। ऐसी गाड़ियों को चोरी किया करता है। धीरे धीरे करीब वो 80 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करते हैं। और दोस्तों, जो वो लड़का होता है वो गाड़ी चलाने में इतना स्मार्ट होता है कि कहते हैं कि जिस गाड़ी में वो बैठ जाता था, उस गाड़ी को वो गाड़ी नहीं बल्कि हवाई जहाज बना देता था। गाड़ी भले ही अल्टो हो या फिर कोई बड़ी गाड़ी हो, उस गाड़ी को वो इतनी रफ्तार से चलाता था कि देखने वाला व्यक्ति देखता ही रहता था। तभी एक दिन जो पुलिस होती है, पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। और पुलिस ये अनाउंस करती है कि आप चारों तरफ से घिर चुके हो, आप भागने की कोशिश न करना, अपने आप को सिलेंडर कर दो। और वो लड़का पुलिस की बात को ध्यान नहीं देता है और वो जिस गाड़ी में होता है उस गाड़ी को इतनी तेजी से लेकर के भागता है कि पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं। पुलिस वाले उस गाड़ी के चारों टायर में गोली मार देते हैं और चारों टायर उस गाड़ी के फट जाते हैं। उसके बावजूद भी वो लड़का ड्रीम में ही केवल उस गाड़ी को लेकर के भाग जाता है और पुलिस के हाथ नहीं लगता। 85 मुकदमे दर्ज होते हैं। तभी वो सोचता है कि अब वो सेफ नहीं है, अब उसे अपनी जगह बदल देनी चाहिए। तभी वो लखनऊ के एक दूसरे इलाके में रहने लगता है और दूसरे इलाके में रह करके वो अब दूसरा काम, दूसरा धंधा चालू कर देता है। अब वो जो शहर के बड़े बड़े ज्वेलर्स होते हैं, उन ज्वेलर्स के यहाँ अपनी पत्नी प्रिया के साथ में जाता है और फिर वहां वो महंगे महंगे सोने चांदी के आभूषण खरीदता है और कुछ पैसे तो उन्हें कैश दे दिया करता है और बाकी पैसा जो होता है वो चेक से देने की कोशिश किया करता है, क्योंकि उसका ऐसा वेशभूषा होता है, उसका ऐसा पहनावा होता है, पढ़ा लिखा होता है। जितने भी सराफा वाले होते हैं वो सारे लोग धोखा खा जाते हैं। उसे देख करके हर कोई ये समझता था कि शायद कोई बहुत बड़ा पैसे वाला या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इस तरीके से करीब जो शहर के नामी 7 ज्वेलर्स होते हैं, उन सारों ज्वेलर्स को एक तरह से वो लूट लेता है, अपना शिकार बना लेता है। पुनीत के अंदर लखनऊ में भी कई सारे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। उधर 85 मुकदमे लग्जरी गाड़ी की चोरी के दिल्ली में उसके ऊपर दर्ज होते हैं और इधर सराफा के लूट के मामले अब उसके ऊपर लखनऊ में दर्ज हो जाते हैं। पुनीत अब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं रहता, पुनीत का नाम एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है। अब एक दिन पुनीत और प्रिया नारंग ये फैसला करते हैं कि अब ये काम भी सुरक्षित नहीं रहा, इसलिए वो दोनों आपस में विचार करते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब हम लोग कानपुर की तरफ चलते हैं और कानपुर में रह करके कोई नया बिजनेस चालू करेंगे, कोई नया धंधा चालू करेंगे और अपनी जिंदगी की एक नई तरीके से शुरुआत करेंगे। अब वो वहां से आकर के कानपुर के पास में एक शुक्लागंज पड़ता है, उस शुक्लागंज इलाके में रहने लगते हैं। पर अचानक एक दिन जो पुनीत होता है, पुनीत को करीब 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है। अब उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो पैसे लाए तो कहां से लाए। और तभी वह एक अर्जुन नाम के लड़के को, जिसकी उम्र 12 से 13 साल होती है, उस लड़के को किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के बाद में सीधा कानपुर की तरफ आ जाता है। अब कानपुर में एक जगह पड़ती है कालपी, और कहीं वो कालपी से फोन करता है पुलिस के पास, उसके कभी कहीं अब वो कालपी से
उस लड़के के घर वालों के पास में फोन करता है तो कहीं शुक्लागंज से, जबकि शायद कालपी और शुक्लागंज के जो बीच की दूरी होती है वो लगभग 87 किलोमीटर होती है। यानी अगर कार से सफर करता है एक आम आदमी अगर कार से सफर करता है तो 1 घंटे से ऊपर का समय लगता है, पर पुनीत आधे घंटे में 87 किलोमीटर की दूरी तय करके कभी कालपी से फोन करता था तो कभी शुक्लागंज से फोन करता है। पुलिस इस चीज को समझ ही नहीं पाती है कि आखिरकार जो फोन करने वाला व्यक्ति है वो 2 हैं या फिर 1 है। और वो एक दिन उस लड़के के पिता को फोन करता है और फोन करके कहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे लगवा दो, और अगर आपने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं लगवाए तो मैं आपके लड़के के साथ में गलत काम करूंगा और उसके बाद में उसका वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। जैसे ही ये बात उस लड़के के पिता सुनते हैं, उनकी अंदर तक की रूह कांप जाती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मामला पुलिस में दर्ज होता है। इधर पुलिस परेशान होती है। धीरे धीरे करके 12 से 13 दिन का समय बीत जाता है। पुलिस हर कोशिश करती है पुनीत को पकड़ने की, पर पुनीत का कहीं कोई सुराग नहीं लगता है। तभी एक दिन जो फोन आता है, एक दिन लैंडलाइन नंबर से फोन आ जाता है, और जब लैंडलाइन नंबर से फोन आता है तो पुलिस को यह पता लग जाता है कि यह नंबर कानपुर का है। अब पुलिस कानपुर की तरफ रवाना होती है, और उसके बाद में पुलिस जब उस पुनीत और पिया के बारे में पता करती है तो पता लगता है कि जहां से पुनीत और पिया सीडी की कैसेटें मंगाया करते थे, उस दुकान का पुलिस को पता लग जाता है। और पुलिस उस दुकान में जाकर के कहती है कि हमें कुछ ब्लैंक सीडी चाहिए और कुछ बीएफ सीडी चाहिए। तभी जो दुकानदार होता है वो पुलिस से कहता है कि आप क्या मांग रहे हैं, हम इस तरीके का काम नहीं करते हैं, हम इस तरीके की गंदी फिल्में नहीं बेचते हैं। पुलिस कहती है कि आप प्रिया और पुनीत को तो सब कुछ दे देते हो, फिर हमें देने में क्या दिक्कत है। जैसे ही ये बात वो दुकानदार सुनता है, दुकानदार भी परेशान होने लगता है कि आखिरकार इन लोगों को ये सारी सच्चाई कैसे मालूम है। तभी पुलिस एक अंदाजू, एक आइडिया, एक एड्रेस देती है। तब दुकानदार जो होता है वो पुलिस को कहता है कि नहीं, ये व्यक्ति वहां नहीं रहता है, ये व्यक्ति तो यहाँ रहता है। पुलिस यही चाहती थी क्योंकि उसे सही एड्रेस मालूम नहीं होता है। अब पुलिस को उस दुकानदार से प्रिया और पुनीत का एड्रेस मालूम हो जाता है। उसके बाद में पुलिस उन दोनों के घर पर पहुंचती है, और पहुंचने के बाद में दबिश देती है। तब जो पुनीत होता है उस समय अपने घर से भाग जाता है, और भाग करके अपनी अल्टो कार में वो भागने की कोशिश करता है। उसी समय पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है, पर फिर भी वो अपनी अल्टो कार को इतनी तेजी के साथ में लेकर के भागता है कि जितने भी पुलिस वाले उस जगह पर होते हैं सारे लोग अपनी अपनी जगह को छोड़ देते हैं। तभी एक पुलिस वाला जो होता है वो एक टाटा सोमो गाड़ी से उस अल्टो कार के सामने सीधे टक्कर मार देता है। पीछे एक ट्रक खड़ा होता है, आगे टाटा सोमो गाड़ी होती है। जब उन दोनों के बीच में अल्टो कार दबती है, तब कहीं जा करके पुनीत के ऊपर पुलिस काबू पाती है, और उसके बाद में पुनीत को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेज देती है। इधर प्रिया को भी गिरफ्तार करती है और प्रिया को भी जेल भेज देती है। कुछ दिनों के बाद में पुनीत जो होता है वो जेल से फरार हो जाता है। अब इधर जो प्रिया होती है, जेल में होती है, वो जब जब पुलिस उसे कोर्ट पे ले जाती है, उसे तारीख पर ले जाती है, तब तब जो पुनीत होता है, प्रिया होती है, वो अपनों से बात करने के लिए, पुनीत से बात करने के लिए वो पुलिस वालों से मोबाइल लेती है, और पुलिस वाले उसकी मजबूरी उठा करके उसके निजी अंगों को टच करते हैं, उसके शरीर को टच करते हैं। और प्रिया चाह करके भी इस चीज का विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि प्रिया देखने में इतनी सुंदर होती है कि हर पुलिस वाला उसके बदन को छूना चाहता था, उसके बदन को नोचना चाहता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।